आज बच्चों शुरू करें। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। चलो, तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या कर लिया। सर हम तो अभी तक स्टूडेंट थे सीए फाउंडेशन के, और सर सीए फाउंडेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी सर, हमने उसके अंदर लॉ भी पढ़ी, हमने उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ी, हमने उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। और अब हम पास करके सीए फाउंडेशन को पास करके आ गए हैं सर सीए इंटरमीडिएट में, या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ सीए इंटर में आ गए हैं। और सर सीए इंटर में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स आ गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नहीं सॉरी हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आ गए हैं, जिसके अंदर सर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्टिंग। ठीक है, वैसे तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन हम इसको प्यार से कॉस्टिंग ही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉस्टिंग। अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, ज़रा आईसीआई की वेबसाइट पे चल के देखते हैं आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडी में सीए इंटर में उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है अभी तक। आओ ज़रा देखते हैं। देखो उन्होंने क्या रखा हुआ है। उन्होंने रखा हुआ है, आपके पास है अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अदर एंड अदर्स लॉ, फिर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो ये वाला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 3। इसमें देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है। इसमें स्टडी मटेरियल में जाते हैं। स्टडी मटेरियल में मई 2022 और ऑनवर्ड्स का दे रखा है। देखो हमारे पास यहाँ 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे 7 चैप्टर हैं, और दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे बाकी के चैप्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो इनिशियल पेजेस वाले को हटा दो, उसमें कोई चैप्टर नहीं है, वो तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है कि भाई हमारे पास हमने जो अभी तक पढ़ा वहाँ पे हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे पास था वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या था हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अब हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है सर? हमें पढ़ने को मिल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ सीए फाउंडेशन करके सीए इंटर में आ गए हैं सर, ये समझ नहीं आया। मतलब ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कॉलेज भी कर रहे हैं, या कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में होंगे। तो जब वो कॉलेज में थे या फिर जिन्होंने कॉलेज में करा है, उन्होंने भी कॉस्टिंग का चैप्टर किया होगा, तो वो लोग तो फिमिलियर होंगे कॉस्टिंग से। सर बात समझ नहीं है। देखो भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सीए फाउंडेशन करके डायरेक्ट सीए इंटर में आ गए, उन्होंने अभी तक कॉलेज के अंदर कॉस्टिंग को नहीं पढ़ा, या हो सकता है उनके कॉलेज में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट नहीं था। जैसे बीए हो गया या बीएससी वाले जो बच्चे होंगे उनके पास नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे, उन्होंने कॉस्टिंग ज़रूर करा होगा अपने कॉलेज में। तो अब मैं ये मान के चलूँगा कि आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं आता, यानी बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच में आपको कराऊंगा, बिल्कुल एकदम शुरुआत से कराऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज़ कॉस्टिंग की बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझ आए। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और आपकी ही प्रॉब्लम्स को मैं लेकर आया हूँ एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, उसको लेके चलते हैं और उसको समझते हैं ज़रा कि कैसे कैसे हमें कॉस्टिंग को करना है। ठीक है, अच्छा कई बच्चों को क्वेश्चन आता है सर इसमें कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कैसा आएगा, वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो मेरा क्या मोटिव है। सबसे पहले मेरा मोटिव है कि मैं आपको फेमिलियर कराऊं कॉस्टिंग से, कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। यानी कि मेरा जो मेन पर्पस है आज मेरा लेक्चर 1 का, वो मेरा मेन पर्पस है आपका एक माइंड सेटअप करना। क्या करना? माइंड सेटअप। सर ये माइंड सेटअप, हाँ देखो माइंड सेटअप मतलब जैसे आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं होती हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा। फिर कुछ बच्चे आपको बताते हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके जो दोस्त हैं बताते हैं इसमें ऐसा होता है, इसमें तो ये फॉर्मूला है, उसमें तो वो चीज़ है, पढ़ने में ये आता है, वो आता है। ऐसी चीज़ें बड़ी आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। तो आपकी जो कुछ धारणाएं हैं या कुछ सोच जो आपने बना रखी है, उसको मुझे एक सही दिशा देनी है, ताकि आप एक सही तरीके से सोच सकें, और उस सोच को लेके फिर हम क्या शुरू करें? अपनी कॉस्टिंग शुरू करूँ। ठीक है, हाँ सर बहुत बातें कर लिया आपने, अब चैप्टर भी शुरू कराओ। ठीक है, शुरू कराते हैं। आओ ज़रा, आओ मेरे साथ साथ। ठीक है, आओ ज़रा शुरू करते हैं। भाई मैं कौन हूँ? मैं हूँ सीए सुनील कुमार, और मैं आपकी क्लास लूँगा सीए इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग की। चलो शुरू करते हैं ज़रा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये कौन है? ये है आप हो। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है बिल्लू। क्या नाम रखा मैंने इसका? बिल्लू। अब बिल्लू क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है सर जब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया,
क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, तो अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में भी आया था सर। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 11वीं क्लास से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, सीए इंटर में भी पढ़ा, सॉरी सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा, सीए इंटर में भी है। तो सर जब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से क्यों आ रहा है? पहला क्वेश्चन। अब मेरे दिमाग में तो भाई जब मैं सी इंटर में आया था या फिर जब मैंने कॉस्टिंग पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया था कि भैया जब इतना कुछ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दे ही दिया आपने, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से क्यों दे रहे हो? ठीक है, चलो। अब ये हमारे सर हैं, ये क्या बता रहे हैं, देखो कि भाई देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग को जानने के लिए आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म कैसे हुआ। आओ ज़रा थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। देखो, आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे तो हम उनकी कॉलोनी थे, यानी इंडिया और बाकी जितनी भी कंट्रीज जहाँ पे वो राज करते थे हम उनकी कॉलोनीज थे। वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल रॉ मटेरियल लेके जाते थे और जो इनकी फैक्ट्रीज बनी होती थी वहाँ पे उसको प्रोसेस करते थे और फिर हमें ही आके उसको दुगने तिगने दाम में बेचते थे। हाँ सर, ऐसे कुछ पढ़ा तो था, याद नहीं है। देखो क्या हुआ था, हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि पहले जो भी काम था, यानी मोस्ट ऑफ द वर्क जो था वो सारा का सारा लेबर के थ्रू, या मैं कहूँ हाथों से होता था। सारा काम कैसे होता था? हाथों से होता था। यानी कोई भी गुड्स बनाने हैं, कोई जूते बनाने हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें जो बनती थी उस ज़माने में, या कपड़े बनते थे, या जो भी चीज़ें हैं वो सब कैसे बनती थी? हाथों से बनती थी, हैंडीक्राफ्ट होता था। ठीक है, यहाँ तक कि जो लिखने का प्रोसेस था वो भी हाथों से होता था, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन्स उस टाइम पे नहीं आई थी। लेकिन इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब ऑटोमेशन आना शुरू हुआ, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई। ठीक है, आओ पढ़ो क्या लिखा है, देखो हमारे जो सर बता रहे हैं, कह रहे जैसे टाइम के साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ, कहाँ गए भैया, हाँ, जैसे टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। हाँ सर समझ आया। अब गुड्स फैक्ट्रीज में बनने लगे थे। गुड्स कहाँ बनने लगे थे? फैक्ट्रीज में बनने लगे थे। तो इससे एक नई प्रॉब्लम अराइज हुई हमारे पास। प्रॉब्लम क्या अराइज हुई भाई? पहले सारी चीज़ें हाथों से बनती थी, अब वो चीज़ें फैक्ट्रीज में बननी शुरू हो गई। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था सर? ये शुरू हुआ था 1760 के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? 1760 के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या आई कि सर फैक्ट्रीज के अंदर गुड्स बनने शुरू हो गए, और जब फैक्ट्रीज में गुड्स बनने शुरू हुए तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि भाई लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे, यानी कि जब फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा टीवी में भी, जैसे डिस्कवरी चैनल है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाते हैं। खैर उस टाइम इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हाथों के मुकाबले तो फैक्ट्रीज में काम, या फिर मैं कहूँ प्रोडक्शन जल्दी होता है। तो लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे, और क्या हो रहा था, बहुत अलग अलग और नई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस आ रही थी। यानी कि एक गुड्स बनाने की जो कॉस्ट थी वो बहुत अलग अलग हो रही थी। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई तो कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत टाइप की अलग अलग कॉस्ट्स आनी शुरू हुई, यानी खर्चे आने शुरू हुए अलग अलग। ठीक है, अभी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ कि मेरी सोचने की कोशिश करो कि भाई उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई थी, और वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, क्या आया? कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर आया गया। तो पहले तो वो प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। लार्ज स्केल पे गुड्स बनने शुरू हुए। हाँ सर, लार्ज स्केल पे गुड्स बनने शुरू हुए, बहुत अलग अलग और नई कॉस्ट भी आ रही थी। हाँ सर, जब नए तरीके से काम होगा तो नई तरह की कॉस्ट, यानी नए तरह के खर्चे भी आएंगे। बिल्कुल सही। और क्या हुआ, सेल प्राइस डिसाइड करना मुश्किल हो गया था। सेल प्राइस डिसाइड करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सर सेल प्राइस क्या होता है? सर सेल प्राइस का मतलब होता है जब आप कॉस्ट में क्या जोड़ दोगे? प्रॉफिट जोड़ दोगे। आप क्या करोगे? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब दिक्कत क्या आ रही थी सर? यहाँ कॉस्ट निकालने में ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे गुड्स बन रहे थे, बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट आ रही थी। तो जब कॉस्ट ही नहीं निकल पा रही थी तो हम उसमें प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? हाँ सर, बात तो समझ आई ना? हाँ, आगे देखो। ठीक है, चलो। और क्या हो रहा था सर? कंपटीशन बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो हर कोई अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में गुड्स को बना रहा था, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी तो कंपटीशन भी बढ़ रहा था। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई जब हम आज के टाइम पे देखो कितना कंपटीशन है, मोबाइल फ़ोन में कितना कंपटीशन है। जब कोई ब्रांड कोई फ़ोन निकालता है तो चाइना वाले जैसे शॉमी या बाकी जो ओप्पो वीवो है, उसी बिल्कुल उसी फीचर्स के अंदर बहुत ही सस्ते दाम के अंदर फ़ोन निकाल देती है।
है ना। इसीलिए आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास जो स्मार्टफोन है वो चाइना का ही है, भले वो एमआई का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, मतलब चाइना के ही लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम के अंदर वो आपको सारे के सारे फीचर्स दे रहे हैं जो बाकी जो कंपनीज़ हैं वो बहुत महंगे दाम में आपको दे रहे हैं। तो उस टाइम भी क्या था, उस टाइम भी कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। और कंपटीशन जब बढ़ता है तो दिक्कत क्या आती है सर, दिक्कत आती है सेलिंग प्राइस की, कि आप सेलिंग प्राइस को इतना ज़्यादा हाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया सेलिंग प्राइस को तो क्या होगा, अगर आपने सेलिंग प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो इसमें आपका जो प्रॉफिट या मैं कहूँ जो आपकी सेल्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म तो नहीं होगी, मैं कह सकता हूँ कम हो जाएगी। जैसे क्यों नहीं रहा, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। भाई जैसे आपने बहुत ज़्यादा सेलिंग प्राइस अपनी कर दी, ठीक है, आपने लेट सपोज अपने मोबाइल फ़ोन का प्राइस रख दिया 2 लाख रुपए, तो क्या 2 लाख रुपए रखते ही आपकी जो सेल्स है वो ज़्यादा होगी कम होगी? सर ऑब्वियस बात है, 2 लाख में तो ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारी सेल्स जो है वो कम होगी। जैसे सैमसंग ने अपना फ़ोन निकाला है फोल्ड करके, जो फोल्ड फ़ोन आया उसका, ठीक है, वो भी कुछ 1 लाख से ऊपर का है, तो 1 लाख से ऊपर का फ़ोन, वो भी एंड्रॉयड, और बेसिक फीचर जो हैं वो सारे के सारे आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाते हैं। बस इसमें क्या है कि ये फोल्ड हो जाता है, थोड़ा बड़ा फ़ोन है, तो सैमसंग इसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज करता है। तो बताओ इसकी सेल ज़्यादा है कम है, या मैं कहूँ ज़्यादा लोगों पे देखने को मिलता है या कम लोगों पे देखने को मिलता है? सर ये बहुत कम लोगों पे देखने को मिलता है, क्योंकि इतना लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। यानी कि प्रॉब्लम क्या है सेलिंग प्राइस की, कि भाई सेलिंग प्राइस को डिफाइन करना भी मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, चल कंपटीशन भी बढ़ रहा था, और क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उस टाइम पे हमारे पास थी, लेकिन सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। बात समझ आई? यानी कि देखो हमने पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करके ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करा। क्या क्या प्रॉब्लम्स, कि भाई लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था, अलग अलग टाइप की कॉस्ट आ रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था, चीज़ें ऐसी हो रही थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था कॉस्ट को डिफाइन करना, कैसे होगा क्या होगा, रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इसका आंसर नहीं दे पा रहा था। बात समझ आई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इसका आंसर नहीं दे पा रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या करा, तो हमने उसके फिर अल्टरनेटिव निकाला, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़ के हम एक दूसरी अकाउंटिंग पे शिफ्ट हुए, जिसको हमने क्या कहा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट को एनालाइज एंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सर ये दो शब्द आपने क्या कहे, एनालाइज एंड कंट्रोल। मैंने दो शब्द कौन से कहे सर? मैंने दो शब्द कहे एनालाइज एंड कंट्रोल। कॉस्ट के लिए मैंने दो शब्द कहे एनालाइज और कंट्रोल। ठीक है, देखो सिंपल है कि भैया जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो, जैसे सिंपल है कि भाई आपने अपने घर पे वाइट वॉश कराया, मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, और आप इस घर पे क्या कराते हो, वाइट वॉश, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सफ़ेदी कहते हैं। हालांकि हम सफ़ेदी तो पहले किसी ज़माने में चलती थी, हम वाइट वॉश करा रहे हैं। ठीक है, तो जब वाइट वॉश आप कराते हो तो कैसे कराते हो सर? कैसे कराते मतलब यह है कि आप सामान लेकर आते हो, ठीक है, सारा का सारा, और खुद ही करने लग जाते हो, या फिर आप लेबर को हायर करते हो? सर हम लेबर को हायर करते हैं, और लेबर को हायर करने के भी दो तरीके होते हैं। हाँ दो तरीके सर, हमारे पास तो एक ही तरीके की लेबर आती है। नहीं नहीं भाई, लेबर तो एक ही तरीके की आती है, लेकिन उसको पैसे देने का तरीका बदल जाता है। या तो आप उसको डेली वेजेस पे रखोगे, जिसको हम प्यार से दिहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, या तो आप उसको दिहाड़ी पे रखोगे, या फिर आप उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे कि भैया मुझे ये पूरा करके दे दो और इतने पैसे ले लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो मटेरियल भी उसी का ही होगा, या दूसरा ऑप्शन मटेरियल आप लेकर आओगे सेल्फ। ठीक है, चल, तो अब जब आप ऐसे एक वाइट वॉश कराते हो तो आपने लेट सपोज एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, डेली वेजेस पे नहीं रखा, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और मटेरियल आप अपना लेकर आ रहे हो। तो अब इसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो आप क्या करते रहोगे, उसको रिकॉर्ड करते रहोगे, ध्यान में रखोगे, और फिर आप देखोगे यार पिछले साल हमने जब कराया था तब तो इतना खर्चा हुआ था, इस साल कराया तो इतना खर्चा हुआ, ये खर्चों में डिफरेंस क्यों आ गया? बात समझ आ रही है? ये खर्चों में डिफरेंस क्यों आ गया? हो सकता है कि महंगाई बढ़ गई हो, सामान के दाम बढ़ गए हो, या हो सकता है कि जो ये हमारी लेबर थी ना, ये अच्छी नहीं थी, पहले वाली लेबर अच्छी थी, जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था ये इन्होंने 15 दिन में करा या 12 दिन में करा, और ऊपर से इन्होंने मटेरियल भी मेरा बहुत वेस्ट करा। पहले वाली लेबर अच्छी थी, वो बहुत ही आराम से देख देख के ही लगाती थी। इसीलिए आपको पता होगा कि नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि जब भी हम कोई ठेका देते हैं या कोई ऐसा काम देते हैं तो आपको पता है कि वो उनके सर पे खड़े रहते हैं लेबर के, कहते हैं कि नहीं यार हम ये लेबर से अगर ध्यान हटाएंगे ना तो ये सामान वामान ख़राब कर देते हैं।
है ना, होता है नहीं होता। जैसे आपके फादर या आपके जो बाकी कोई रिश्तेदार है वो भी, या फिर आपको भी कभी कभी खड़ा कर देते होंगे कि भाई इनका लेबर का ध्यान रखना। भाई लेबर का क्या ध्यान रखना, लेबर का मतलब, ध्यान रखने का मतलब ये है कि भैया आप जो मटेरियल ला रहे हो, देखो मटेरियल तो आप अपनी जेब से लगा रहे हो, तो भाई मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करें, उसको फालतू में ख़राब ना करें, ठीक है। और उनका ध्यान रखना कि भाई वो जो टाइम पीरियड उनको दिया हुआ है, यानी कि भाई जितने टाइम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए, क्या वो उतने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वेस्ट होती है। हाँ सर ये बात तो है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए और कितनी कॉस्ट एक्चुअल में लग सकती है, ठीक है। फिर हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। सर कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ठीक है, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, कॉस्ट कंट्रोल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मान के चलो, अभी वैसे नॉर्मली आप भी सोचो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा। सर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होना चाहिए कि जितनी खर्चा होना चाहिए ना, हम उसको रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं भाई, सीधी बात है, कॉस्ट कम होगी तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा, खर्चा कम प्रॉफिट ज़्यादा। बात समझ आई, हाँ सर ये बात समझ आ गई है। चलो तो एक बार दोबारा पढ़े, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट को एनालाइज एंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हाँ सर ये बात हमें समझ आ गई है कि सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज में गुड्स बनने शुरू हुए, ठीक है। यहाँ पे मैं गुड्स और सर्विस दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सर्विस पे भी हम बाद में आएंगे, पर अभी गुड्स को लेकर चलते हैं। तो सर गुड्स बनने शुरू हुए, गुड्स बनने शुरू होने से बहुत सारी कॉस्ट आनी शुरू हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, कॉस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, कॉस्ट को एनालाइज करना मुश्किल हो रहा था, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, या मैं कहूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इसमें हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ सर, तो क्या हुआ, तो कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रैक, एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ, हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने प्यार से क्या कहा सर, हमने इसको प्यार से नाम दिया कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम दिया हमने इसको, कॉस्ट अकाउंटिंग। बात समझ आई, हाँ सर बात समझ आ गई है। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। हाँ एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे, प्रॉब्लम आनी शुरू हुई बहुत अलग अलग, और नई कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्शन में, सेल प्राइस डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा था, कंपटीशन भी बढ़ रहा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट को एनालाइज एंड कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा था, या फिर हम नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रैक, एनालाइज, कंट्रोल, बाकी ये सारी चीज़ें कर सकें। ये क्या होता है बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी, उस मेथड को हमने प्यार से क्या कहा, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहा हमने उसको, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग, ठीक है। बात समझ आई, हाँ सर बात समझ आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन, सर ठीक है ये बात तो हमें समझ आ गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ सर, फैक्ट्रीज में गुड्स बन रहे हैं, कॉस्ट अलग अलग टाइप की आ रही है, तो हमने एक नया मेथड निकाल लिया कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसको यूज़ करके फिर हमने कुछ चीज़ें करनी शुरू करी, या फिर कॉस्ट को एनालाइज कंट्रोल करना शुरू करा। तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा क्या है पढ़ने का, हमारा फ़ायदा क्या है पढ़ने का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या सीखने को मिलेगा आपको, या मैं कहूँ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, और क्या फ़ायदा होगा। देखो इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, इसको पढ़ने से हम असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। यानी कि सर ये बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा डिटेल में बताना। लेट सपोज कि भैया एप्पल का एक फ़ोन है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि बाजार में बिक रहा है लेट सपोज 1 लाख रुपए का। अब ये जो बन रहा होगा तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, यानी कि इसकी कॉस्ट निकालने के लिए, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे कॉस्टिंग के टेक्निक्स और मेथड्स, और एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि देखो अगर मुझे इस फ़ोन की कॉस्ट निकालनी है तो
तो मुझे उसके टेक्निक्स, मेथड, प्रोसेस, ये सब चीज़ें यूज़ करके मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिर इसकी कॉस्ट में जब मैं अपना प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जब आप चार्टर्ड बन जाओगे, ठीक है, हाँ स्माइल आई ना मेरे, चार्टर्ड बन जाएंगे, खुश हो गए, हाँ खुशी होनी चाहिए। आप बन गए सीए, ठीक है, और सीए बन के आप खुश हो रहे हो, हाँ हाँ भाई सीए बन गए। आपके पास एक पर्सन आता है और वो कहता है कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है, प्रोप्राइटर है और कहता है कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दो। अब आप इससे क्या करेंगे, आप इससे फीस चार्ज करेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल फीस चार्ज करेंगे। तो कितनी फीस चार्ज करेंगे, ठीक है, कितनी फीस चार्ज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आप इसको ये बोलोगे कि हाँ मैम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, भाई लाओ ज़रा 1 लाख रुपए ले आओ, 1 लाख रुपए में हो जाएगा, बताओ क्या ये मान जाएगा 1 लाख रुपए में? नहीं मानेगा। ये क्या बोलेगा, भैया बाहर तो लोग 500-500 रुपये में भी कर रहे हैं, बाहर यानी कि मार्केट में लोग 500 रुपये में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपये मांग रहे हो। तो आप बोलोगे नहीं नहीं वो गलती हो गई, 1 लाख तो गलत बोल दिया, मैं जरा 1,000 रुपये कह रहा था, 1,000 रुपये कह रहा था। अब ये कह रहे हैं कि भैया देखो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 1,000 में करोगे, मतलब इतना आपने वैल्यू अपनी कम कर रखी है। आप कह रहे अरे नहीं नहीं गलती होगी, सॉरी गलती होगी, 1,000 रुपये नहीं, वो मैं किसी और से बात कर रहा था, मैं 10,000 रुपये कह रहा था। अभी कह रहा है 10,000 भी बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि भाई मुश्किल हो गई कि हम अपनी फ़ीस की कॉस्ट कैसे निकालें, कि भाई मैं कैसे बताऊं कि भाई मेरा कितना खर्चा हो रहा है या कितनी कॉस्ट लग रही है और मैं अपनी सर्विस को कितने में बेचूं। बात समझ आई नहीं आई? तो इसके सॉल्यूशंस हमें कहाँ से मिलते हैं? इसके सॉल्यूशन हम कहीं हद तक कॉस्टिंग के टेक्निक, मेथड और प्रोसेस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। सर बात समझ आ रही है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है, तो टेंशन मत लो, पूरी तरह से नहीं भी समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं जरा फ़ोन को साइलेंट पे कर दूं, कहाँ गया? ठीक है ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कॉस्टिंग में हम कुछ टेक्निक पढ़ने वाले हैं, कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जिनको यूज़ करके हम किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को निकालेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यानी कि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हम कॉस्ट को निकाल सकते हैं। यानी कॉस्टिंग पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा सर? कॉस्टिंग पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि भाई हम कॉस्ट को निकाल सकेंगे। किसकी कॉस्ट को? किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को हम निकाल पाएंगे। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई जब तक आप कॉस्ट नहीं निकालोगे तब तक आप सेलिंग प्राइस कैसे निकाल पाओगे? क्योंकि बताओ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? सर सेलिंग प्राइस निकलता है जब आप कॉस्ट में क्या जोड़ देते हो? प्रॉफिट। जब आप कॉस्ट में क्या जोड़ देते हो? प्रॉफिट। सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, सर आप इतना आगे बढ़ गए पर अभी तक आपने कॉस्ट को तो डिफाइन ही नहीं करा कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, देखो मैंने अभी तक आपको कॉस्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको एक आइडिया तो है कॉस्ट के बारे में, तो वो आइडिया लेके चलो अभी, और अभी 5 मिनट में मैं आपको कॉस्ट भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो। तो कॉस्ट क्या होता है ये हम देखते हैं अभी, लेकिन मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा। और कॉस्ट निकालने का तरीका ही कहाँ से मिलेगा मुझे? सर टेक्निक, मेथड, प्रोसेस, इनको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। तो जब मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगा तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा, और अगर सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा तो मैं अपना प्रॉफिट भी निकाल पाऊंगा, यानी प्रॉफिट एबिलिटी चेक कर पाऊंगा। हाँ सर बात समझ आ गई है। फिर कॉस्ट कंट्रोल करना, क्या करना? कॉस्ट को कंट्रोल करना। जैसे एग्जांपल दिया कि भाई आप अपने घर पे वाइट वॉश करवा रहे हैं और अब उसमें आपने एस्टिमेट करा इतना खर्चा होगा, लेकिन आपको लग रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। आप देखोगे कहीं फालतू के खर्चे तो नहीं हो रहे, लेबर कहीं मेरा मटेरियल यूज़ तो नहीं कर रहा, लेबर कहीं ऐसा तो नहीं है 10 दिन का काम 15 दिन में कर रहा है और अपनी दिहाड़ी बढ़ा रहा है। होता नहीं होता कि भाई आपने डेली वेजेस पे रख लिया उसको और आपने कहा 10 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए, अब वो सो रहा है, बैठ रहा है, बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, अपने मज़े से घूम रहा है, और आप भी अपने मज़े से घूम रहे हो और वो आज मज़े से काम कर रहे हैं। तो जहाँ 10 दिन की दिहाड़ी या 10 दिन के डेली वेजेस पे काम होना चाहिए था, वहीं 15 दिन के डेली वेजेस पे काम हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा सर? इसके अंदर तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो खर्चा है वो 10 दिन का होना चाहिए था, वो 5 दिन का एक्स्ट्रा हो जाएगा।
तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ सर समझ आ गया, यानी कि हमें इसके अंदर जब पढ़ने को मिलेगा ना, या जब हम क्वेश्चंस या कुछ ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमसे कॉस्ट कंट्रोल भी करवाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन करना। देखो कॉस्ट कंट्रोल अलग होता है, कॉस्ट रिडक्शन अलग होता है। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी मान के चलो कि कॉस्ट को परमानेंटली कम कर देना कॉस्ट रिडक्शन में आता है। कॉस्ट को परमानेंटली कम कर देना कॉस्ट रिडक्शन में आता है, बाद में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यानी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम बहुत सारे ऐसे टेक्निक मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी आप मेजर कर पाओगे। यानी वही एग्जांपल कि वाइट वॉश आपने कराया, पिछले साल इतना था, इस साल इतना था, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को पिछले साल, इस साल या आने वाले साल में जब भी आप कराओगे, उनको आप क्या कर पाओगे, मेजर कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई। बात समझ आ गई तो मुझे एक बार दोबारा बता दो भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के। सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमें एक तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कॉस्ट निकाल पाएंगे। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ साथ हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, हम कॉस्ट रिडक्शन कर पाएंगे, हम असिस्ट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे मैनेजमेंट को, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। उसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या कर पाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो तो ये 6 के 6 पॉइंट एक बार लिख लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, लिख लो, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लिख लिया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं, बताओ समझ आ गया, हाँ भाई ठीक है समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को नहीं समझ आया दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सुन के अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आओ ज़रा, तो ठीक है सर, बिल्लू क्या कह रहा है, सर इसका मतलब सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए लगेगी, क्योंकि सर अभी तो आप ये बता रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ही होती है। नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। मतलब सर, मतलब देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है हमारा प्यारा ट्रेडर, व्यापारी, मर्चेंट, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो जो ट्रेडर होता है सर, उसका सिंपल काम होता है, वो यहाँ से खरीदता है और यहाँ पे बेच देता है। तो खरीदने बेचने में जो इसका कॉस्ट लगती है वो इसको पहले से ही पता होती है, और ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगती नहीं है, या मैं कहूँ ऐसे डिफरेंट कॉस्ट नहीं लगती जिनको निकालना मुश्किल है, जिनको एनालाइज करना मुश्किल है। तो यहाँ पे वो इतना होता नहीं है, क्योंकि सिंपल ये है, खरीदेगा और बेचेगा। तो खरीदेगा तो भाई खरीदने का खर्चा, फिर उसको अपने गोदाम तक लाएगा, उसका खर्चा, गोदाम में रखने का खर्चा, ठीक है, सैलरी वैलरी जो भी पे करेगा उनका खर्चा, फिर उसको बेच देगा, उसका खर्चा, वहाँ तक सामान पहुँचाने का खर्चा। ठीक है, तो इसके खर्चे तो डिफाइन होते हैं पहले से कि यही खर्चे आपके होने वाले हैं। तो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक जो है, कॉस्टिंग कहेंगे हम इसको, कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो ट्रेडर के लिए जनरली यूज़ नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज़ नहीं कर सकता, वो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन जनरली इसको आप यूज़ ट्रेडर के लिए यूज़ नहीं करते। तो क्वेश्चन भी जो हमारे पास आते हैं ना एग्जाम में, या जो हम पढ़ेंगे, वो भी हम नॉर्मली किसके लिए पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर्स के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ये एक बड़ा प्लांट लगाएगा अपना, ठीक है, प्लांट लगाएगा, और फिर क्या करेगा, ये सर लेबर को रखेगा जो हाँ काम करेंगे, ठीक है, ये मटेरियल भी लेकर आएगा, फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी रखेगा जिनको सैलरी देगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे भी करेगा, उसके अलावा बहुत अजीब अजीब छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं इसके पास। तो मैन्युफैक्चरर्स को जब एक प्रोडक्ट बनाना होता है, लेट सपोज कार बनानी है, ठीक है, ये जूता लग रहा है पर ये स्केट बोर्ड बन गया है, पर स्केट बोर्ड नहीं है, ये कार है, ऐसी होती है ना कुछ कार, चलो जैसे भी है, मतलब बन गई कार, मान लो कार है ये, ठीक है,
चलो, तो ये कार बनाने के लिए इसको बहुत सारे टाइप के खर्चे करने पड़ेंगे, तो उन खर्चों को उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसको उसमें देखना पड़ेगा कि खर्चे कौन कौन से हैं जिनको रिड्यूस करा जा सकता है, कौन कौन से खर्चे जिनको कंट्रोल करा जा सकता है। तो ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक किसके लिए यूज़ होती है, या कॉस्टिंग टेक्निक किसके लिए यूज़ होती है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ट्रेडर के लिए हो सकती है, लेकिन जनरली ट्रेडर इसको यूज़ नहीं करता है क्योंकि उसका काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो जाता है। मैन्युफैक्चर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उसको वो सारे आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, दैट्स वाई वो किस पे शिफ्ट होता है? कॉस्टिंग। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर हम कॉस्टिंग करेंगे तो क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है कि सर मान लेते हैं, आपने तो बोल दिया कि भाई जो मैन्युफैक्चर है वो कॉस्टिंग यूज़ करेगा, तो क्या वो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ नहीं करेगा? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही जो हम लेजर बनाते हैं, सॉरी जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं, तो सर हम जब कॉस्टिंग लगा देंगे तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लगाएंगे? बताओ ज़रा। ठीक है, आप कैसे बताओगे? अब तो वहाँ बैठे हो, मैं बताता हूँ। देखो, कॉस्टिंग जो लग रही है वो किस लिए लग रही है? वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रही है, ताकि मैं गुड्स की एक्चुअल में कॉस्ट जान सकूँ, उसका सेलिंग प्राइस जान सकूँ, उन सब चीज़ों के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो मेरे फाइनेंस के अकाउंट्स के लिए होती है, जहाँ पे मैं जर्नल करता हूँ, लेजर करता हूँ, और फाइनल मेरा इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यानी कि अगर आप कॉस्टिंग लगा रहे हो तो लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करोगे। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी ही करनी है, उसके साथ में आप कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, क्यों लगा सकते हो? ताकि भाई आप अपने गुड्स की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख सको, उसका सेलिंग प्राइस डिफाइन कर सको, या जो भी कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल है वो सब कर सको। बात समझ आई? यानी कि सिंपल सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो चलेगा ही चलेगा, कॉस्टिंग अलग से आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया गया, और फिर जब आप हायर स्टेप्स पे गए, यानी सीए इंटरमीडिएट पे या कॉलेज लेवल पे गए, वहाँ पे आपके पास क्या आ गया? कॉस्टिंग। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। तो नॉर्मली बिल्लू का क्वेश्चन क्या था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? हम देंगे नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन ट्रेडर भी चाहे तो इसको यूज़ कर सकता है। बात समझ आई? हाँ सर, अब बात हमें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, चलो, समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा बिल्लू कुछ पूछ रहा है, सर ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो सर, ये सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस इंडस्ट्री? अगर आपको पता होगा तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़, देखो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो हम जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ है, यूएस हो गया, चाइना हो गया, चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मोदी जी ने निकाला था मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, याद है? मेक इन इंडिया, ये इसीलिए था ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर सके, क्योंकि देखो जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के अंदर लोग काम करेंगे, यानी उनको रोज़गार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उससे कंट्री भी ग्रो करती है, क्योंकि कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, और कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एजेंडा था कि भाई मेक इन इंडिया से हम क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करें। अब देखो इंडिया के पास क्या है, या इंडियंस के पास क्या है? हमारे पास कैपिटल की कमी है, क्योंकि देखो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको पैसा बहुत चाहिए। अगर आप कोई छोटा से छोटा प्लांट भी लगा रहे हो, या छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मेरे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मैं सीए इन प्रैक्टिस पे हूँ, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नोएडा में, बवाना में, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी कुछ फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए उनको बहुत अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, फिर उनको बहुत सारी मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं, फिर वहाँ पे उनको लेबर भी लगानी पड़ती है, यानी यहाँ पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और इंडिया में क्या है, लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है। और अगर कोई सोचे, जैसे खुद सोचो, मान लो कि आपने 12th क्लियर करी, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है, उसने 12th क्लियर करी, फिर उसने बीकॉम कर ली, फिर उसने एमकॉम भी कर ली। अब वो चाहता है क्या? अब उसके पास दो ऑप्शन है। जनरली हमारे पास क्या होता है? दो ऑप्शन होते हैं, जो मिडिल क्लास वाले हमारे जैसे जो बच्चे होते हैं, या तो हम जॉब करें या हम बिजनेस करें।
अब दिक्कत क्या है, देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले, उनके लिए बिजनेस वाला ऑप्शन 90% ख़त्म रहता है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल। ये तो आपने शुरू में ही पढ़ा होगा सर, पहली एंट्री ही यही करते थे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जैसे लोगों के पास कैपिटल की बहुत कमी होती है, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी जो सेविंग्स है, बहुत सारा पैसा अपनी पढ़ाई पे खर्च करते हैं। और पढ़ाई पे खर्च करने के बाद घर वाले हमसे उम्मीद करते हैं भाई जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हो गई अब आप घर पे पैसा देना शुरू करोगे, पैसा लाना शुरू करोगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रखी है। ठीक है, हाँ सर बात समझ आ गई। अब अगर हम उनको बोले कि नहीं भाई हमें तो जॉब नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है, तो वो बोलेंगे भाई बिजनेस बिजनेस सब बेकार है। पहली बात तो बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लेकर आओगे। अब आप कहोगे बिजनेस के लिए भैया हम लोन ले लेंगे, थोड़ी बहुत हमने सेविंग्स कर रखी है, बाकी हम क्या कर लेंगे, लोन ले लेंगे। अब आप लोन लेने कहाँ जाओगे, भाई लोन लेने का दो दो तरीके हैं। या तो आप अपने घर वालों से ही लोन लोगे, यानी अपने पेरेंट्स से या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे लोन लोगे, या फिर आप थर्ड पार्टी या बैंक के पास जाओगे। अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ना तो घर वाले लोन देंगे और ना ही आपको बैंक लोन देगा। यही दिक्कत है कि बैंक जो है, अगर कोई नया पर्सन है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो जनरली जनरली क्या मतलब होता ही ऐसा, बैंक आपको लोन नहीं देगा। सर बैंक लोन क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो बैंक जो है वो ये चाहता है कि अगर वो लोन दे रहा है, देखो बैंक का मेन पर्पस क्या है, लोन देना, वहाँ से ब्याज कमाना और उस लोन को वापस लेकर आना। क्योंकि अगर लोन का पैसा ही वापस नहीं आया तो बैंक का तो पैसा डूब गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ोगे, आगे जब जाओगे ना सीए फाउंड इंटर के अंदर और भी चीज़ों में इसको आप पढ़ोगे। तो बैंक जब लोन देता है और वो लोन का पैसा उसको रिटर्न नहीं मिलता है तो उसको हम एनपीए कह देते हैं। तो अब बैंक क्या चाहता है, बैंक चाहता है मैं उस इंसान को पैसा दूँ जो ये पैसा मेरा वापस कर सके और मुझे साथ साथ इस पर इंटरेस्ट भी दे सके। अब आप तो अभी भी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो, अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है और आप जाके कहते हो मुझे बिज़नेस करना है, तो बैंक बोलेगा भैया आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आपका कल को बिज़नेस डूब गया तो आप पैसा कैसे वापस करोगे, आपके पास तो पैसे है ही नहीं। तो बैंक नॉर्मली किसको देता है पैसे, बैंक उनको देता है जिनके पास पहले से ही पैसे हैं। बैंक गौतम अदानी को पैसे देगा, बैंक अंबानी को पैसे देगा, बैंक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पैसा दे देगा। ठीक है, लेकिन कोई नया पर्सन, कोई जवान पर्सन बैंक के पास जाके अपने इरादे बताता है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो जनरली बैंक कहता है कि निकल जाओ ठीक है, हाँ सर समझ आ गया समझ आ गया। चलो, तो अपनी सेविंग से तो आप काम कर नहीं सकते, तो दैट वाइज हमारे पास बिजनेस के ऑप्शन कम हो जाते हैं या बिजनेस बहुत कम है। ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया शुरू करा, तो मेक इन इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ निकाली हैं जहाँ पे नए लोगों को भी लोन मिल जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने स्टार्टअप निकाला, स्टार्टअप इंडिया, इनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए, 5 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, लोन भी मिल जाएगा, इंक्यूबेटर मिल जाएंगे आपको, इसमें फंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने निकाली है, क्यों निकाली है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बूस्ट हो सके। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है सर, हमारे पास जॉब का ऑप्शन बचता है। जॉब में हम क्या करते हैं, जॉब में हम अपनी सर्विस, अपना टाइम बेचते हैं। हम कहते हैं हम अपने 8 घंटे आपको देंगे, उसके बदले हमें आप क्या दे दो, सैलरी दे दो। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर सर्विस इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे है। जितना फॉरेन करेंसी हमें सर्विस इंडस्ट्री से आती है उतना और कहीं से नहीं आती। यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, देखो इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम गुड्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे या फिर अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे। तो ज़्यादातर पैसा जो आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारी सर्विस एक्सपोर्ट करके आता है। यानी हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो फॉरेन में देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडियंस के पास पैसा नहीं है पर दिमाग तो है। तो दिमाग बेच के, या मैं कहूँ अपने दिमाग को यूज़ करके हम पैसा बनाते हैं। तो इसलिए इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री बहुत बूस्ट करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी इतनी ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत ध्यान देंगे। चलो, अब सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि हो गई, जैसे हम यहाँ पे बीपीओ की बात करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको आप नॉर्मली कॉल सेंटर भी कहते हो। तो बहुत सारे जो कॉल सेंटर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हो गए और जैसे एप्पल के हो गए, वो बहुत सारे जो कॉल सेंटर है वो उनके इंडिया में है। यानी कि अगर कोई फॉरेन के अंदर कोई पर्सन है, यूएस में अगर वो कॉल करता है, लेट्स सपोज उसने माइक्रोसॉफ्ट के कॉल सेंटर में कॉल करा, तो वो यूएस पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इंडिया में। ऐसे ही जैसे सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प के लिए टेक्नीशियंस जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारा पैसा इंडिया अर्न करता है। ऐसे ही और भी सर्विस सेक्टर हैं, जैसे कि एयरलाइंस। सर एयरलाइंस क्या है, सर्विस सेक्टर में आता है। ऐसे ही कोचिंग सेंटर भी जो है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग है, जो टीचिंग है, ये भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था बिल्लू का क्वेश्चन था, क्या सिर्फ कॉस्टिंग जो है क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है, क्या ये सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होगी? तो इसका आंसर है, जो कॉस्टिंग है वो दोनों के लिए लगेगी। कॉस्टिंग का जो मेथड और प्रोसेस है वो आप दोनों के लिए लगा सकते हो, वो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लगा सकते हो और वही आप सर्विस सेक्टर के लिए भी लगा सकते हो। बात समझ आई? हाँ सर। तो क्या सर हमें भी ऐसे दो बार पढ़ना होगा कि सर्विस वाले और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए? देखो आओ सर, देखो यहाँ पे एक चैप्टर दे रखा है आपका, चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग मिला। तो बाकी जो चैप्टर है ना आपके, ये सारे तो आपके आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। और सर्विस वालों के लिए, यानी कि जब आप कॉस्टिंग कहाँ लगाओगे, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो यहाँ दिया हुआ है सर्विस कॉस्टिंग में। तो सर्विस कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ोगे? सर्विस कॉस्टिंग में हम यही पढ़ेंगे कि भाई सर्विस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कैसे कॉस्टिंग लगाई जाती है, ठीक है, या कॉस्टिंग के कैसे मेथड हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ पे यूज़ करेंगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई है? ठीक है, हाँ सर। आओ जरा, तो बिल्लू के सवाल का जवाब मिल गया? नहीं बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों के लिए यूज़ करी जा सकती है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है। फिर बिल्लू को कोई क्वेश्चन आया, हाँ बिल्लू बताओ भाई क्या बात है? कह रहे सर गुड्स तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ भाई, अलग अलग टाइप के होते हैं, मोबाइल अलग होता है, लैपटॉप अलग होता है, कैमरा अलग होता है, ऐसे ही ये क्या कहते हैं, टीवी अलग होता है, बोर्ड अलग होता है, और चेयर अलग होती है, लाइट्स अलग होती हैं, ये सब गुड्स के टाइप्स हैं। ठीक है सर, तो अलग अलग टाइप के होते हैं गुड्स। टाइप के गुड्स के लिए क्या अलग अलग कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ होती है? कि भाई अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, तो क्या उनके लिए कॉस्टिंग की टेक्निक्स भी अलग अलग होती है, या एक ही टेक्निक से हम सारे गुड्स और सारे सर्विसेज पे लगा देंगे? तो भाई क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा आपने। तो आंसर देते हैं सर इसका, क्या देते हैं? बिल्कुल सही कहा बिल्लू, हर प्रोडक्ट एंड सर्विस अलग अलग तरीके से बनते हैं। हाँ सर, अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो कॉस्टिंग टेक्निक भी अलग अलग ही होगी। तो कॉस्टिंग टेक्निक भी क्या है, अलग अलग ही होगी। बात समझ आई? सर थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक कार मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये कार हो गई, एक मोबाइल हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका फर्नीचर, ठीक है, कार हो गया, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ हम लिखते हैं ना शर्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट हो गए सर? एक, दो, तीन, चार। क्या इन चारों को बनाने का प्रोसेस एक ही होता है, या सर इनको बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है, इनमें लगने वाली कॉस्ट अलग अलग होती है, इनकी कॉस्ट को एनालाइज करने का तरीका और कॉस्ट को देखने का समझने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए? आप बताओ ज़रा। सर सिंपल है, कॉस्ट तो सर नॉर्मली जो बनती है वो फैक्ट्रीज में बनती है, और यहाँ तो जो यूज़ होता है ना, ये रोबोटिक्स यूज़ होता है यहाँ तो। रोबोटिक्स मतलब रोबोटिक्स आर्म्स होते हैं, वो आते हैं ऐसे लगाते हैं और इसका इंजन बनता है। तो सर ये तो अलग तरीके से बनता है। और सर मोबाइल फ़ोन भी जो है वो फैक्ट्री में बनता है, उसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं अलग अलग जगह पे, बाद में उनको लाके जोड़ दिया जाता है, जैसे असेंबल किया जाता है। ऐसे ही सर शर्ट बनाने का तरीका भी अलग होता है। पहले कपड़ा लाते हैं, कपड़े की कटिंग होती है, फिर उसको लेबर को दे दिया जाता है जो उसकी स्टिचिंग करते हैं, फिर उसमें कॉलर लगाई जाती है, कफ लगाए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ऐसे फर्नीचर में होता है, फर्नीचर का एक टुकड़ा होता है लकड़ी का, उसको फिर काटा जाता है, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में होता है, फिर उसमें उसमें ये उसके पाए जोड़े जाते हैं, फिर उसमें पॉलिश करी जाती है। तो सर सबका बनने का तरीका तो अलग अलग हो गया, तो सबकी कॉस्ट भी तो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। बिल्कुल सही। तो जब सबकी कॉस्ट डिफरेंट हुई, तो सबकी कॉस्टिंग टेक्निक भी क्या है, डिफरेंट होगी नहीं होगी? हाँ सर डिफरेंट होगी। तो बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं मिला? हाँ सर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारे बदल जाते हैं, उनकी कॉस्ट बदल जाती है, वैसे वैसे
वैसे वैसे कॉस्टिंग की, उन पे लगने वाली कॉस्टिंग की टेक्निक्स भी बदल जाती हैं। हाँ सर, बात समझ आ गई है, एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है भाई, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे जैसे प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, उनकी कॉस्ट भी बदल जाती है। उनकी कॉस्ट बदलने की वजह से उन पे लगने वाली कॉस्टिंग टेक्निक्स भी, उन पे लगने वाली कॉस्टिंग टेक्निक्स भी बदल जाती हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे कौन सी टेक्निक लगानी है? बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले आपके पास कौन सा चैप्टर है? ये इंट्रोडक्शन को तो छोड़ दो, ये तो आपका बेसिक है। मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब यहाँ पे आप कॉस्ट जो पढ़ोगे वो किसकी कॉस्ट के बारे में समझोगे? मटेरियल की कॉस्ट को। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर, मेजर फैक्टर किसका होगा? मटेरियल का, तो वहाँ पे मैं कौन सी टेक्निक लगाऊंगा? मटेरियल कॉस्ट की। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना। देखो, ऐसा कोई प्रोडक्ट जहाँ पे सबसे डोमिनेंट फैक्टर या जो सबसे मेजर पार्ट जो है वो मटेरियल होता है। एग्जांपल, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो कपड़े बनने में मेजर पार्ट क्या है? सर मेजर पार्ट उसका रॉ मटेरियल है। उसका मटेरियल की वजह से वो महंगा हो जाता है, या मैं कहूँ वहाँ पे जो मेन ध्यान देना है वो मटेरियल के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है मेरा मटेरियल कॉस्ट, या फिर मैं कहूँ ये मटेरियल कॉस्ट की टेक्निक यहाँ यूज़ होगी। बात समझ आई? अच्छा, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जहाँ पे मटेरियल बहुत डोमिनेंट फैक्टर होता है, या मैं कहूँ डोमिनेंट मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वही यूज़ होता है, या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, या बहुत ही ऐसा सफिस्टिकेटेड आपका मटेरियल है, या ऐसा सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है जहाँ मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो सर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मटेरियल बहुत डोमिनेंट फैक्टर होता है। जैसे 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 सर फर्नीचर, फर्नीचर में भी तो मटेरियल ही मेन होता है, क्योंकि देखा जाए तो लकड़ी सब कुछ है। उसी को फिर क्या कहते हैं, उसमें कील ठोक के उसको पॉलिश करके वो सब चीज़ें कर देते हैं, बना देते हैं उसको। तो वो भी वहाँ पे भी मैं क्या लगाऊंगा? मटेरियल कॉस्ट की टेक्निक लगाऊंगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। उसके बाद देखो अगला चैप्टर कौन सा है आपका? एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब देखो, पहले इसको लेबर कहा जाता था, पर अब कहा कि नहीं भाई, लेबर वर्ड अच्छा नहीं है, तो हम इसको एम्प्लॉय कहेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कहाँ लगेगा? एम्प्लॉय कॉस्ट लगेगा जहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर आपका एम्प्लॉय या लेबर का होगा। जहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा? एम्प्लॉय या लेबर का। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बताओ मटेरियल ज़्यादा लगता है कम होता है? सर मोबाइल तो छोटा सा ही होता है, उसमें मटेरियल ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसमें जो बनाने वाले लोग हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो बनाने वाले लोग हैं, जो हमारी लेबर है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अलग अलग सर्विस मैं कहूँ गुड्स हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कौन सी लगाऊंगा? अपने एम्प्लॉय कॉस्ट लगाऊंगा। ऐसे ही करके हमारे पास ओवरहेड है, ये भी पढ़ेंगे बाद में, एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट, अच्छा कॉस्ट शीट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो पहला चैप्टर मुझे आपको कराना है ना बेसिक्स के बाद, वो कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट एक जनरल चैप्टर है। जनरल चैप्टर, हाँ सर जनरल चैप्टर, जर्नल वाला जनरल नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली जनरल नहीं, ये जनरल की बात कर रहा हूँ। मतलब इसको नॉर्मली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे मटेरियल है उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर मटेरियल है, जहाँ डोमिनेंट फैक्टर आपका लेबर है, या फिर अदर कोई भी अगर आपकी सर्विस है या कोई भी गुड्स है, तो आप कॉस्ट शीट को यूज़ कर सकते हो। तो यानी कॉस्ट शीट का चैप्टर आपका एक जनरल चैप्टर है। ये आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो। बात समझ आई? इसी वजह से एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट का आता ही है आपका। तो कॉस्ट शीट आप कहीं भी लगा सकते हो। ये मेथड किसी भी गुड्स में लग सकता है, भले ही वहाँ मटेरियल ज़्यादा डोमिनेंट हो, वहाँ लेबर ज़्यादा डोमिनेंट हो, वो सर्विस हो, या वो किसी भी टाइप का गुड्स हो, आप कॉस्ट शीट को लगा सकते हो। बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। चलो, तो यानी कि हमने बिल्लू के इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि भाई कॉस्टिंग की टेक्निक अलग अलग, प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो क्या कॉस्टिंग की टेक्निक भी अलग अलग होती हैं? तो बिल्कुल सही कहा, कॉस्टिंग की टेक्निक भी अलग अलग होती है। चलो सर आगे पढ़ते हैं। इसी वजह से कॉस्टिंग में हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मटेरियल कॉस्ट, सर्विस कॉस्टिंग, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये हमें पढ़ने हैं। मैं बता रहा हूँ कि भाई ये क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि भाई अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक्स हैं।
टेक्निक्स अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, तो हम एक ही टाइप के टेक्निक जो है सब पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें अलग अलग लगाने के लिए अलग अलग चीज़ों को भी समझना होगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। कॉस्ट शीट तो जनरल चैप्टर है, मैंने बताया आपको। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है, तो ये सारे हमारे टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है? अच्छा सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये तो समझ आ गया सर कॉस्टिंग क्या है, लेकिन ये समझ नहीं आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो भाई बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो देखो बिल्लू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग को टेक्निक को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, थोड़ा सा समझना। लेट सपोज एक कंपनी है रिलायंस। इस कंपनी में दो लोग हैं, एक ये है और एक इससे ऊपर है। यह है कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी कि जब आप सीए क्लियर कर लोगे तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट पे भी काम कर सकते हो। और एक है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे भी काम कर सकते हो। तो सर दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? देखो बड़ा तो ये होता है, बड़ा मतलब ये है कि इसकी पोस्ट थोड़ी बड़ी होती है, इसकी पोस्ट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन काम ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है। क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या पता होता है सर? कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट की टेक्निक्स पता होती हैं, इसको इसके मेथड्स पता होते हैं, इसको प्रोसीजर्स पता होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे ये सारी इसको जानकारी होती है। और सेम जानकारी, सेम नॉलेज इसको भी होती है। अब क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है किसी कंपनी में, पहली बात तो मैं बता दूं, डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। कौन लेता है डिसीजन? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको प्यार से आप मैनेजमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखो जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं, मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, कॉस्टिंग टेक्निक, मेथड, प्रोसीजर, ये सब उनको नहीं पता होती। वो कहते हैं भाई हमें तो आसान शब्दों में बता दो कि भाई क्या क्या हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्या क्या हमें ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये सब चीज़ें। तो अब क्या होगा, ये बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कि भैया हमें एक काम करना है और इसके लिए आप हमें ऑप्शंस दो कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। ठीक है सर, बात समझ नहीं आई? नहीं समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, अभी दोबारा बताऊंगा। फिर ये किसको बोलेगा? ये बोलेगा मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को, बोलेगा देखो भाई मैनेजमेंट ने ये सब चीज़ें पूछी हैं, ये यूज़ करो और इसको यूज़ करके एक रिपोर्ट बनाओ। क्या बनाओ? रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में क्या दो? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस दो। ठीक है। फिर ये रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? सर ये रिपोर्ट बना के दे देगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको चेक करेगा और इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो चेंज करेगा, या उसको लगता है कि इनके अलावा भी कोई ऑप्शंस बन सकते हैं तो वो भी उनको लेगा। अब ये रिपोर्ट वो किसको दे देगा? अब ये रिपोर्ट ले जाके वो दे देगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट अलग अलग ऑप्शंस में से जो अच्छा ऑप्शन है उसको चूज़ कर लेगा। लेट सपोज उनको लगता है ऑप्शन नंबर 2 अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ कर लेंगे। बात समझ आई? हाँ सर। तो यहाँ पे कितने टाइप के लोग आए? यहाँ पे 3 टाइप के लोग आए। एक सबसे ऊपर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट, उसके अंडर कौन काम करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसके अंडर काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। तो अभी आप कौन सी पोजीशन पे हो, क्या चीज़ सीखने वाले हो? ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इनको जवाब देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और कॉस्ट अकाउंटेंट किसको जवाब देता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ आ गया। देखो एक बार दोबारा से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो समझ आ गया, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो बिल्लू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। याद रखना, डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, हमारे पास नहीं होती। हम तो या तो इस पोजीशन पे होंगे या फिर इस पोजीशन पे होंगे। बात समझ आई? चलो एग्जाम्पल,
ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी भी समझ नहीं आया, तो ठीक है भी, गुस्सा गुस्सा मत करो, समझ नहीं आया तो अभी समझ आएगा। देखो बेटा बिल्लू, मैनेजमेंट हमेशा डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ठीक है, और कॉस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम मैनेजर्स को वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर सकते हैं। बात समझ आई? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ आया कि सर कॉस्टिंग टेक्निक से ना हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें निकालेंगे और वो हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दे देंगे। ठीक है, किसको दे देंगे? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दे देंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंग इसको देखेगा, फिर उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करेगा और वो किसको दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट को दे देगा। फिर मैनेजमेंट जो है उसको देख के रिपोर्ट में से जो उनको अच्छा ऑप्शन लगेगा उसको चूज़ कर लेंगे। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लो कि सैमसंग कंपनी एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने जा रही है जो एक छोटी कार में बन जाए। हैं सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक ऐसा फ़ोन बना रही है जो कार में बन जाए, मतलब लो यहाँ देखो, I take a picture with the giant Samsung phone. ये देखो सैमसंग Giant फ़ोन लिया इसने Samsung phone is also a tiny Kia और car. कह रहा है कि यही फ़ोन मेरी कार भी बन जाए। ये देखो ये चल दिया। ठीक है, मान लेते हैं सैमसंग जो है असली में सोच रही है कि भाई हम ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब सैमसंग कंपनी के पास क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे कि भाई इसको बनाने में क्या खर्चा आ सकता है, कॉस्ट क्या होगी, इसको हम कैसे बना सकते हैं, क्या हमारे पास जो करंट टेक्नोलॉजी करंट मशीन्स हैं क्या उसके बेसिस पे बना सकते हैं, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, और कौन कौन सी मशीनरी है जो हमें इसमें, अगर नई मशीन चाहिए तो कौन कौन सी नई मशीन हमें चाहिए होगी, कितने रुपए की आएगी, उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम उसको बेच सकते हैं। क्योंकि भाई आप हर प्रोडक्ट हर कंट्री में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि वो उनके काम का ही नहीं होगा। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज तो नहीं होती, कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम मैनेजर्स को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। ठीक है, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट किसको देगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आगे किसको देगा? मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब उनको क्या मिलेगा, क्या न्यू मशीन्स बाय करें या एग्जिस्टिंग में बन जाएगी कार मोबाइल, एक कार मोबाइल बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। यानी कि इन सब के क्वेश्चंस के आंसर के लिए कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो रिपोर्ट किसको दे दी जाएगी? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसमें से ऑप्शंस निकाल के किसको दे देगा? मैनेजर्स को, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट फिर जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर उनको मिल जाएंगे और अलग अलग ऑप्शंस के साथ मिल जाएंगे। जो ऑप्शन उनको सूटेबल लगेगा वो ऑप्शन वो चूज़ कर लेंगे। यानी इतनी बात समझ आई कि जब आप पढ़ोगे, देखो आप इसको 2 लेवल पे पढ़ रहे हो। आप अभी पढ़ रहे हो सीए इंटर में, तो सीए इंटर में मेनली ध्यान आपका किस पे होगा? कॉस्टिंग पे। और जब आप जाओगे सीए फाइनल पे, देखो जब आप जाओगे सीए फाइनल पे, तो सीए फाइनल में आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में बात करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आप अभी डिसीजन मेकिंग की ज़्यादा बात नहीं करोगे। डिसीजन मेकिंग की ज़्यादा बात कहाँ होगी? सर डिसीजन मेकिंग की ज़्यादा बात होगी आपके सीए फाइनल के अंदर। सर ये कहाँ पर होगी, कौन से सब्जेक्ट में है? आओ देखो ज़रा, ये आपका सीए फाइनल का है, और नहीं सॉरी, तो ये आपका सीए इंटर का है। सीए फाइनल में आते हैं। सीए फाइनल में हमारे पास जो चैप्टर सब्जेक्ट है ये वाला था हमारे पास, कहाँ गया? ये रहा, SCMP, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आप देखो ज़रा इसमें स्टडी मटेरियल में आते हैं, स्टडी मटेरियल 2022 ऑनवर्ड्स। देखो ज़रा क्या क्या गिवन है? मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम इनोवेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, डिसीजन मेकिंग। देखो यहाँ पे एक अलग से चैप्टर दिया हुआ डिसीजन मेकिंग का। फिर प्राइसिंग डिसीजन, दोबारा डिसीजन आ गया।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस मेजर करके आप डिसीजन लोगे। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग ये पढ़ेंगे हम क्या होता है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो यानी यहाँ पे आपका मेन ध्यान किस पे हो रहा है सर, यहाँ पे मेन ध्यान, क्योंकि देखो हमने सीए इंटर में, कहाँ गया यार, हाँ, क्योंकि हमने सीए इंटर में कॉस्टिंग तो पढ़ ली, कॉस्टिंग की टेक्निक सब कुछ समझ ली, अब उसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। और एप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करके हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। बात समझ आई? तो मुझे लगता है आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि सीए इंटर और सीए फाइनल के अंदर कॉस्टिंग में आपके पास क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ सर, बात समझ आ गई है। धीरे धीरे वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं, ठीक है। हाँ सर, चीज़ें समझ आ गई हैं। देखो अब बिल्लू क्या कह रहा है, अच्छा सर समझ आ गया, हमें कॉस्टिंग में टेक्निक्स पढ़नी है जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एक्सेट्रा कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक। और जब उन टेक्निक से हम मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो एक बार दोबारा इस लाइन को पढ़ लो, एक मिनट तो नहीं, सेकंड्स दे रहा हूँ, पढ़ लो। पढ़ लिया? हाँ सर समझ आ गया कि कॉस्टिंग में तो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे और जब उसको यूज़ करके हम डिफरेंट ऑप्शंस बनाएंगे और वो मैनेजमेंट को देंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बड़ा टर्म है क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट आ जाती है, वो भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। अभी समझ आया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस? हाँ सर समझ आ गया है। आओ ज़रा अब आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब बिल्लू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सर इतनी कहानी आपने बता दी, अब कॉस्ट का मतलब भी बता दो। बिल्लू कह रहा है सर इतनी कहानी बता दी आपने, सब कुछ समझा दिया आपने, अब कॉस्ट का मतलब तो बताओ जो हम जानने आए हैं, ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। देखो अभी तक आप कॉस्ट को जो भी समझते हुए आ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लो कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक बार ज़रा पढ़ते हैं इसको, आओ ज़रा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब। एज अ नाउन इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली अ नोशनल incurred on or attributable to a specific article, product or activity. As a verb it can be seen as an action to ascertain the cost of a specified thing or activity. बताओ समझ आया? सर समझ आ गया होता, सर समझ अगर आ गया होता तो फिर बात ही क्या होती, समझ ही तो नहीं आया तो दिक्कत क्या है, नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पीछे कर लूँ। आप देखो ज़रा कॉस्ट क्या होता है। लेट सपोज हमें एक शर्ट बनानी है, क्या बनानी है, हमें एक शर्ट बनानी है। अब मुझे बताओ ज़रा एक शर्ट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक शर्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सर एक शर्ट बनाने के लिए हमें पड़ती है फैब्रिक चाहिए, हमें तो कपड़ा चाहिए, बिल्कुल सही कपड़ा चाहिए। अच्छा एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है सर, 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। और क्या चाहिए, और सर लेबर चाहिए, क्योंकि जो बनाएगी उसको वो तो लेबर होगी, हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे। उसके साथ साथ बिजली भी चाहिए सर, क्योंकि अब तो सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। उसके अलावा हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए जो कि ऑफिस में बैठेंगे और काम करेंगे, चीज़ें देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए जो उसको स्टिच करेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। क्या सर इससे काम हो जाएगा? नहीं, और भी बहुत टाइप की कॉस्ट होती है जो हमें इसमें चाहिए। हाँ सर बात समझ आ गई। अगर मुझे एक शर्ट बनानी है तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट मुझे चाहिए होगी, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। सर हमें समझना क्या था, सर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती है। तो सिंपल है, एक शर्ट को बनाने के लिए मुझे अलग अलग टाइप के खर्चे करने पड़ेंगे, मुझे कपड़ा भी खरीदना पड़ेगा, मुझे लेबर के भी पैसे देने पड़ेंगे, मुझे बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉय के पैसे भी देने पड़ेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडमिन का खर्चा हो गया, और इनको चाय पिलाने का खर्चा हो गया, ठीक है। ये सारे खर्चे मुझे करने पड़ेंगे तब जाके मैं शर्ट बनवा पाऊँगा। तो अगर मैं ये सारी चीज़ों को सारे चिप को यूज़ करता हूँ और उससे क्या बनाता हूँ, मैं शर्ट बनाता हूँ, ठीक है। क्या बनाता हूँ मैं? शर्ट बनाता हूँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फैब्रिक, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मेरे क्या कहलाएंगे, रिसोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिसोर्स कहलाएंगे।
गिवन जिनको मैं दूंगा यानी इनका मैं खर्चा करूंगा ताकि मैं क्या बना सकूं, एक शर्ट बना सकूं, एक शर्ट बना सकूं। तो सर इसका मतलब जब ये सारे खर्चे आप करोगे उसके बाद ही तो उसके एक्सचेंज में आपको शर्ट मिलेगी। तो जो आपने सारे खर्चे करे, जो आपने सारे खर्चे करे उन खर्चों को अगर आप जोड़ दोगे, उन खर्चों को अगर आप जोड़ दोगे तो आप उसको क्या कहोगे, कॉस्ट। बात समझ आई, नहीं समझ आई, बताता हूँ। देखो लेट सपोज मैंने एक शर्ट बनवाई, ठीक है। अब मैं शर्ट बनाने के लिए क्या लेकर आया सर, मैं कपड़ा लेकर आया। कपड़ा कितने का लेकर आया, लेट सपोज 1000 रुपये का लेकर आया। फिर मैंने वहाँ पे स्टिचिंग के लिए दिए लेबर को पैसे कि भैया आप इसको काम करो, स्टिच भी कर दो। उसने 1500 रुपये और ले लिए, ठीक है। और फिर लाने ले जाने में भी कुछ खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, मैं पहले कपड़ा लेने गया, फिर लेबर से बात करी, लेट सपोज 300 रुपये का खर्चा वहाँ हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि यार चाय पानी के भी थोड़े पैसे दे दो, तो मैंने उसको 100 रुपये और दे दिए। तो बताओ ये सारे खर्चे मैंने करे, ये मैं कह सकता हूँ ये मैंने रिसोर्सेज लगाए, क्या लगाए, रिसोर्सेज लगाए, ताकि इसके बदले मुझे क्या मिल सके सर, इसके बदले मुझे शर्ट बन के मिल सके, क्या मिल सके, शर्ट बन के मिल सके। तो बताओ अब अगर मैं किसी को कहूँगा कि ये शर्ट मुझे कितने रुपए की पड़ी, तो मैं कितने बताऊँगा सर, सिंपल है 1000, 25 और ये हो गया आपका 2900 रुपये की आपकी पड़ी, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने अपने सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया तो उसके बाद क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट निकल कर आ गई। यानी कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, कॉस्ट सिंपल है, जब आप अपने सारे खर्चों को ऐड कर दोगे। वो खर्चे आपने किस लिए करे, वो खर्चे इसलिए करे ताकि आप कोई गुड्स या सर्विस बना सको। तो उन खर्चों को हमने क्या नाम दिया है, रिसोर्सेज। तो जब आप उन सारे रिसोर्सेज पे होने वाले खर्चों को ऐड कर दोगे तो क्या कहलाएगा, वो ऐड करने के बाद कॉस्ट, यानी उन सबको जोड़ने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट सिंपली मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। अब आके एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं जरा क्या कहना चाह रहा था वो। देखो अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है ओहो, इसका मतलब अगर हमें कोई गुड्स या सर्विस बनानी है तो उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल जैसे कि मैंने क्या बताया, फैब्रिक, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयज़, ये सारे रिसोर्स गिवन है इन एक्सचेंज टू मेक अ शर्ट। ठीक है सर, एक बार वो डेफिनेशन भी लिखी थी कुछ है ना, वो भी दोबारा से बता दो। देखो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं। कपड़े का खर्चा, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, जो भी खर्चे हैं उनको मैंने क्या नाम दिया, अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज। और इनको मैंने दिया और उसके बदले क्या मिला, गुड्स या सर्विस, यानी हमारे एग्जाम्पल में क्या बना, शर्ट बनी थी। इट कैन बी एक्सप्रेस एज नाउन एज वेल एज वर्ब। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना, हमें तो बस इतना समझना था कि भैया शर्ट बनाने के लिए हमें जो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगाए, जो भी खर्चे लगाए, उन सबको ऐड कर दो तो आपको एक शर्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नाउन और वर्ब वाला पार्ट जो है आप अपने आप से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ सर ये बात तो हमें समझ आ गई थी। चलो, ये भी समझ आ गया था, शिनचैन ने भी बता दिया हमें, हाँ सर मुझे भी समझ आ गया है। आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, तो सर ये कॉस्टिंग क्या है, ये बात तो समझ आई नहीं। हाँ जी सर, सर ये बात तो समझ नहीं आई कि एक तरफ आपने कहा, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ सर, एक तरफ तो आपने कहा कि भाई आप सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा सर, निकल के आ जाएगा कॉस्ट। तो सर अब क्वेश्चन ये आता है, ये देखो सर भी खुजा रहा है अपना, कि सर कॉस्टिंग क्या है, क्या कॉस्टिंग क्या है। कॉस्ट तो समझ आ गया, सारे खर्चों को जोड़ दो कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्टिंग क्या है, आओ जरा, बहुत सिंपल है। देखो कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज़ करेंगे वो कॉस्टिंग कहलाएगा। सर बात समझ नहीं आई। जैसे मैंने आपको एक शर्ट का एग्जांपल दिया था, अब मैं कहता हूँ मुझे एक फैक्ट्री में
1000 शर्ट्स बनवानी है या बनानी है तो कितना खर्चा आएगा सर? आपका मटेरियल कपड़ा बहुत सारा आ जाएगा, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट भी बहुत लगेगी, उसमें आपकी बिजली का बिल भी बहुत आएगा, उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी बहुत होगी क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको रखने पड़ेंगे, उसमें आपके अदर खर्चे भी बहुत होंगे, उसमें आप चाय पानी जो पिलाओगे उसका खर्चा भी बहुत होगा, उसका आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत होगा, ठीक है, उसके हो सकता है आपका कुछ मार्केटिंग का खर्चा हो तो वो भी हो सकता है। तो इतने सारे खर्चे आपके होंगे। तो अब इतने सारे खर्चों में से आपको कैसे पता चलेगा कि शर्ट का खर्चा कितना निकालना है? बात समझ आई? इतने सारे खर्चों में से कैसे पता चलेगा कि शर्ट के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, शर्ट के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, और जब वो एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? कॉस्ट। बात समझ आई? अब ये निकालना कि ये एक्सपेंडिचर को मैं कैसे बाइफिकेट करूंगा, या मैं कहूँ एलोकेट करूंगा। बाइफिकेट तो गलत वर्ड हो गया, एलोकेट करूंगा। ठीक है, उस खर्चे को एलोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्टिंग टेक्निक्स। तो उन टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। बात समझ आई? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, नहीं आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आप 4 दोस्त हो और आपने कहा कि एक काम करते हैं, हम पार्टी करते हैं। क्या पार्टी करेंगे? कि हम जाएंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है? देखो आपके साथ भी ये होता होगा। आप गए एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, उसका नाम है लेट्स सपोज राम भरोसे भोजनालय। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको वेज भी मिलता है और यहाँ पे साथ साथ आपको नॉन वेज भी मिलता है। अब क्या हुआ, आपकी ये जो 2 दोस्त थे जो लाल वाले हैं, ये तो नॉन वेज हैं और बाकी जो 2 हैं वो वेजिटेरियन हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या मंगाया? आप गए पार्टी करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी आइटम्स मंगाई, ये सारी डिशेस आई। ठीक है, जिसमें से कुछ डिश तो वेज थी क्योंकि वो वेज खाते थे, और कुछ डिश नॉन वेज थी। ठीक है, कुछ डिश तो आपकी वेज थी और कुछ डिश आपकी नॉन वेज थी। अब क्या हुआ, जो चारों दोस्त हैं, क्या बताओ, जो वेज वाला है वो क्या सिर्फ वेज खाएगा? हाँ सर, वेज वाला तो सिर्फ वेज ही खाएगा, नॉन वेज तो नहीं खाएगा। क्या नॉन वेज वाला सिर्फ नॉन वेज ही खाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। नॉन वेज वाला तो है ना, वेज वाले का भी पनीर खा जाता है। होता नहीं होता कि भाई जब भी आती है डिशेस आती हैं, सामान आ गया, अब जैसे मान लो वेज वाले की 2-3 डिशेस आ गई, पनीर आ गई, चाप आ गया, या अदर कोई उसने दाल वाल मंगाई, तो अब नॉन वेज वाला भी इसमें से खा लेगा, पनीर भी खा जाएगा, चाप भी खा जाएगा, दाल भी खा जाएगा। अब नॉन वेज वाले की जो 3 डिश आई, तो क्या वेज वाला उसमें हाथ मारेगा? सर वेज वाला तो उसमें हाथ नहीं मारेगा। अब क्या हुआ भाई, सब कुछ हो गया, खर्चा आया लेट सपोज टोटल 4000 रुपये। कितना खर्चा आया? 4000 रुपये। अब क्या हुआ, आप लोगों में चारों में ऐसा होता होगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अब 4 लोगों में दिक्कत आई। वेज वाले क्या कह रहे हैं, देखिए वैसे बात क्या हुई बांटने की, पैसे बांटने की, सबने कहा 4 लोग हैं, 4000 खर्चा आया है, सबका 1000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। वेज वाले क्या कह रहे हैं, भैया एक तो तुम नॉन वेज खा रहे हो जो कि महंगा आता है वेज वालों के अकॉर्डिंग, दूसरा तुम नॉन वेज वाले होके भी हमारा भी खा जाते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और तीसरा खर्चा सब में बराबर बट रहा है। भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है कि भाई ऐसा होना चाहिए, नॉन वेज वाले जो है उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और वेज वालों को थोड़ा कम देना चाहिए। बताओ ऐसा झगड़ा होता नहीं होता? सर हमारे यहाँ तो ऐसे झगड़ा ही नहीं होता, एक बार खा लेते हैं, पैसे जो एक जना देता है या 2 जने देते हैं उसके बाद उसे कोई देता ही नहीं है वापस। ऐसा होता है सर, ठीक है, चलो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता है, झगड़े होते हैं इन चीज़ों के अंदर। अब क्या है कि भाई इस कॉस्ट को मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है, बांटना है। किन में बांटना है? इन 4 लोगों में सही तरीके से बांटना है ताकि किसी के साथ भी कोई जाति ना हो।
ताकि किसी के साथ भी कोई जाति ना हो, किसी के साथ भी कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, सबको इक्वालिटी के साथ हमें कर सके। तो अब इसको एलोकेट करने के लिए भाई आप मुझे कोई टेक्निक तो बताओ कि कैसे करा जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? तो वो टेक्निक्स कहाँ मिलती है? वो टेक्निक्स मिलती है कॉस्टिंग में। कहाँ पे? कॉस्टिंग। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि हमें कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1000 शर्ट, तो 1000 शर्ट में जब मैं शर्ट को बनाऊंगा तो खर्चा होगा, उसी सारे खर्चे को मैं जोड़ के कॉस्ट कहूँगा, और उस कॉस्ट को जब मैं शर्ट में एलोकेट करूँगा कि मान लेते हैं 1000 शर्ट में अलग अलग टाइप की शर्ट थी, तो किस टाइप की शर्ट पे कितना कितना खर्चा हुआ, वो एलोकेट करने के लिए मुझे टेक्निक्स चाहिए। वो टेक्निक्स कहाँ से मिलेगी? वो टेक्निक्स मिलेगी कॉस्टिंग में से। कहाँ से मिलेगी? कॉस्टिंग में से। ठीक है सर, बात समझ आ गई थोड़ी थोड़ी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखो, अब देखो, कॉस्ट तो हो गया भाई, जितने भी आप खर्चे ऐड कर दोगे उन सबको कॉस्ट कहोगे। फिर कॉस्ट को निकालने के लिए, देखो कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे, उसको कॉस्टिंग कहेंगे। यानी कॉस्ट हो गया, सारे खर्चों को ऐड कर दो, कॉस्ट हो गया। अब उस कॉस्ट को निकालने के लिए, या मैं कहूँ उन खर्चों को एलोकेट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स और प्रोसेस चाहिए होते हैं। उन टेक्निक्स एंड प्रोसेस को हम क्या कहेंगे प्यार से? कॉस्टिंग। क्या कहेंगे प्यार से? कॉस्टिंग। ठीक है सर, बात समझ आ गई है? समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। आओ देखो, कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या होता है? टेक्निक और प्रोसेस होता है कॉस्ट को निकालने के लिए। आओ देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से आ गया? सर आपने कॉस्ट के बारे में बता दिया, कॉस्ट का मतलब आपने बता दिया सारे खर्चों को जोड़ दो, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, इन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब इस कॉस्ट को निकालने के लिए, टू फाइंड आउट दिस कॉस्ट, हमें क्या देखना पड़ता है? सर हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, और ये टेक्निक्स के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? कॉस्टिंग के पास। किसके पास? कॉस्टिंग। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। लेकिन अभी अभी सर आपने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या है सर? ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई। कॉस्ट तो समझ आ गया, कॉस्टिंग भी समझ आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से आ गई? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क आ गया? देखो ज़रा, जब भी अकाउंटिंग वर्ड यूज़ होता है ना, देखो जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो जब भी अकाउंटिंग वर्ड यूज़ होता है तो अकाउंटिंग वर्ड का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या होगा? सर कॉस्ट अकाउंटिंग भी होगा जब आप कॉस्ट निकालोगे और उसकी बुक्स बनाओगे, कॉस्ट निकालोगे, उसके बुक्स बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या मैं कहूँ सिंपल, कॉस्ट को लिख लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या कहला जाएगा? वो कॉस्ट अकाउंटिंग। और याद करो, अकाउंटिंग करने के हमें क्या दिए होते हैं? प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, जो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करे थे, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग्स की भी मेथड्स होते हैं। बात समझ आई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। आओ पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यानी कि देखो, आपने कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करके कॉस्ट निकाल ली। अब उस कॉस्ट को निकालने के बाद उसको लिखना भी तो पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जब आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे, तो लिखने के लिए जो जो लिखने के लिए आप प्रिंसिपल्स यूज करोगे, मेथड्स यूज करोगे, उसको आप क्या कहोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। द प्रोसेस, पढ़ो देखो, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग for cost which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost। यानी cost accounting कुछ भी नहीं होता जब आप costing के टेक्निक्स को यूज़ करके cost निकाल लेते हो और फिर प्रिंसिपल्स और मेथड यूज़ करते हो कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसके अकॉर्डिंग जब आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो उसको क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको? कॉस्ट अकाउंटिंग। बात समझ आई? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, बाकी समझ नहीं आया, थोड़ा और बता दो। आओ देखो, ये क्या कह रहा है कजामा।
जब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट निकलेगी, बिल्कुल सही बात। उस कॉस्ट को निकालने के लिए टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे जिसे कॉस्टिंग कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात। और जब उन, अब प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं, और जब उन कॉस्ट को, जो आपने कॉस्ट निकाली है, बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहोगे। कॉस्ट की अकाउंटिंग करना इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग is defined as the process of accounting for cost which begins with recording of income and expenditure, यानी जो भी आपके इनकम या जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रिकॉर्ड करोगे, और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। इसमें आपकी स्टेटमेंट बनेगी पीरियोडिकल, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो और पीएनएल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ऐसे यहाँ पे पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनती है और रिपोर्ट्स बनती हैं फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। बात समझ आई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कज़ामा क्या कह रहा है, सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। आपने सबसे पहले कॉस्ट की बात करी, फिर आपने कॉस्टिंग की बात करी, फिर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की भी बात करी। अब सर ये कॉस्ट अकाउंटेंसी पे कैसे आ गए आप? ठीक है, अब हम किस पे आ गए? कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बच्चों घबराना मत, ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लो, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी पढ़ लेते हैं। सर कॉस्ट समझ आ गया, कॉस्टिंग समझ आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी समझ आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी देखते हैं क्या है। आओ देखो, देखो कज़ामा, हमने कॉस्ट निकाली, बिल्कुल ठीक, फिर कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके, ठीक है, हमने, सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं देखो, हमने कॉस्ट निकाली, फिर नहीं आएगा, कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके, कॉस्ट निकाली, कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके, हाँ सर समझ आ गया, पढ़ लिया था। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से उसकी बुक्स बना ली, हाँ फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से उसकी बुक्स भी बना ली। अब उन सब में हम डिसीजन लेंगे, यानी कि जो हमने बुक्स बना ली ना, उसके बेसिस पे हम क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये दो चीज़ों की बात करती है। कह रहे अब आपने देखो कॉस्ट निकाली, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक यूज़ कर ली, कॉस्ट अकाउंटिंग से बुक्स भी बना ली। अब उन बुक्स को यूज़ करोगे, जो भी आपने लिख लिया, और उससे आप क्या करोगे? आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे और प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे। ठीक है, यानी देखो यहां तक तो जो काम था वो एक्चुअल काम था, जो भी आप खर्चा करते आ रहे हो, कॉस्ट निकालते आ रहे हो, ये हो गया। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आप क्या करोगे? कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना। और ये कैसे होगा? सर ये काम होता है मेनली डिसीजन मेकिंग का। क्या काम होता है ये? डिसीजन मेकिंग, कि भैया कॉस्ट को अब कैसे कंट्रोल करा जाए और कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम या ज़्यादा करा जाए। कम तो नहीं करेंगे, हम ज़्यादा ही करना चाहेंगे। डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, बात समझ आई? देखो, कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज़ बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक्स टू प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ताकि हम क्या कर सके? कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और अपना प्रॉफिट निकाल सके। It includes the presentation of information derived there from the purpose of managerial decision making। और मैंने अभी अभी बताया था डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मेनली डिसीजन मेकिंग करता है मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर मैं अभी बात करूं तो हमारा जो सीए इंटर में काम है वो यहाँ तक का मेन काम है। 80% काम मेरा ये चलेगा और 20% पार्ट ये आ जाएगा जहाँ मुझे क्या करना होगा? डिसीजन मेकिंग का पार्ट करना होगा। और बाकी सारा डिसीजन मेकिंग का पार्ट मुझे कहाँ पढ़ना होगा? सीए फाइनल में। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई है, धीरे धीरे तो समझ आ रही है। आओ ज़रा एक बार इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कॉस्ट हमने क्या पढ़ा? सर गुड्स या सर्विस बनानी है तो उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो,
गुड्स या सर्विस बनानी है उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, तो हम क्या निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे उस प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी, यानी हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है सर, समझ आ गया। कॉस्टिंग क्या था सर, कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज़ करें, कॉस्ट को निकालने के लिए टेक्निक्स और जो प्रोसेस यूज़ करें उसको हम कॉस्टिंग कहेंगे। बिल्कुल ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे, यानी कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। आगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, हमने कॉस्ट निकाली कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से उसकी बुक्स भी बना ली। अब उन सब से हम डिसीजन लेंगे कंट्रोल कॉस्ट, ताकि क्या कर सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या कहला जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ, ये सब मैं पहले लेक्चर में इसलिए करा रहा हूँ ताकि सबसे पहले एक आपका माइंड सेटअप हो जाए कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ गया होगा कि हाँ सर, आपने जो भी चीज़ें बताई ना, तो हम जब भी पढ़ेंगे, हम जब भी कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान किस पे होगा सर, हम कुछ ऐसी टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, जिससे हम कॉस्ट्स निकाल पाएंगे। और सर हम ये भी देख रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा है, यानी 80% या 90% काम हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे ही है। यानी जब भी आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो हमेशा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आप एक फैक्ट्री में खड़े हुए हो और वहाँ कैसे काम हो रहा है, उन कॉस्ट को जोड़ना, उन एक्सपेंसेस को जोड़ के एलोकेट करना, वो हम देखेंगे। ठीक है, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। उसके साथ साथ सर हमने ये भी देखा मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग टाइप की होगी, जैसे कि कहीं पे मटेरियल बेस्ड होगा तो वहाँ पे हम मटेरियल वाले की बात करेंगे, कहीं पे लेबर बेस्ड होगा तो वहाँ पे हम लेबर की बात करेंगे। फिर सर और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, अदर एक्सपेंसेस को हम प्यार से ओवरहेड्स कहते हैं, तो हम ओवरहेड्स की भी बात करेंगे। फिर कहीं पे छोटा मोटा मेरे पास डिसीजन मेकिंग की भी बात आएगी तो डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो जनरल चैप्टर हैं, जैसे कि कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में हम पढ़ेंगे कि जो जनरली हर किसी पे एप्लीकेबल हो जाता है। और सर ये भी पढ़ने के बाद हमें ये भी पता चला कि सर मैन्युफैक्चरिंग वाला तो है ही, साथ साथ हमें एक सर्विस सेक्टर के लिए यानी सर्विस बेस्ड कॉस्टिंग भी हमें करनी है। ठीक है, और उसके अलावा सर हमारे पास कुछ अदर चैप्टर भी होंगे जो कि एक जनरल चैप्टर या मैं कहूँ स्पेसिफिक चैप्टर भी हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जनरल चैप्टर भी हैं जो सबके लिए यूज़ हो जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर भी हैं, यानी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए भी बने हैं। बात समझ आई? हाँ सर, हमारा दिमाग खुल गया है, बिल्कुल आपने एकदम सही चीज़ें बता दी, हमें बिल्कुल समझ आ गया। अब जब भी हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये सब बातें होंगी। ठीक है, चलो ठीक है सर, समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लेक्चर देखने के लिए। होप सो आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ा के, और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो और भी बहुत मज़े से, बहुत इन्जॉय करके हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज़ करें, मतलब प्रैक्टिकली देखें कि अच्छा ऐसे होता है, ताकि आप एक्चुअली कॉस्टिंग को प्रैक्टिकली समझ पाओ। क्वेश्चन तो करेंगे नो डाउट, क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी करेंगे, और अलग जो क्वेश्चंस कुछ हैं तो मैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मेन बात है कि इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कैंसिल करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके, चलो बाय।